में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले राजस्थान सरकार की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग हम पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं 1 मिनट के लिए और उसके बाद आज की क्लास से जुड़ेंगे। आज हम गर्दन के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आइए गर्दन को सबसे पहले ऊपर नीचे ले जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते हुए कंधों पर लाएं। शरीर की समस्त नाड़ियों का मस्तिष्क से जुड़ाव इस गर्दन के माध्यम से होता है। तो अगर यहां किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार का विकार है, अगर वो निकल जाएगा तो गर्दन एकदम ठीक रहेगी, लचक रहेगी। लेफ्ट राइट ले जाएं। केवल मूवमेंट गर्दन का होगा, बाकी शरीर, सीना, शोल्डर अपनी जगह स्थिर रहेंगे। गोल घुमाएं। आप इसे आंखें बंद करके भी कर सकते हैं और आपको लगे कि चक्कर आते हैं तो आप आंखें खोलकर करें। दूसरी तरफ से भी घुमा दें। 2-3 राउंड क्लॉकवाइज, 2-3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, और अगर चक्कर आने जैसा फील हो तो लास्ट में विपरीत 1 राउंड लेते हुए इसे बंद करेंगे। ये गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम थे। आइए आज हम जुड़ते हैं हमारे टॉपिक से। प्रकरण हमारा भील जनजाति चल रहा था और भील जनजाति के तहत आज हम चर्चा करेंगे भील जाति के समाज और भील जाति की संस्कृति के बारे में। उनका समाज कैसा होता है, उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग उनके रीति रिवाज, उनके उत्सव, उनके दैनिक जीवन की जो संस्कृति से जुड़े हुए शब्द हैं, उन सब के बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं आज की क्लास से। तो आइए भील जनजाति के समाज एवं उसकी संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो भील जनजाति का जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज होता है, यानी इनके परिवार में परिवार का मुखिया जो होता है वो पिता होता है और वो जो समाज है वो कुल में संगठित रहता है। प्रत्येक जाति के विभिन्न कुल होते हैं, तो इनका जो समाज है वो कुल में बटा हुआ रहता है और प्रत्येक कुल का अपना अलग गांव होता है। एक गांव में एक कुल के ही लोग निवास करते हैं। सभी भी, चाहे वो युवा है चाहे वो वृद्ध है, उनकी पत्नी जरूर होती है। यानी जैसे किसी की अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो दूसरा विवाह कर लेता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की शादी होती है, उसकी पत्नी आवश्यक रूप से होती है। वो पत्नी जरूर रखते हैं, चाहे वो युवक है चाहे वो वृद्ध है, वो सभी अपनी पत्नी अपने साथ जरूर रखते हैं। इनके विवाह के प्रकार अनेक प्रकार के हैं। मोरबांगिया, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह और क्रय विवाह है। आदिवासी जनजातियों का राजस्थान के संदर्भ में हमारा चैप्टर आएगा, तब पूरा टॉपिक हमारे विवाह का रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमें यहाँ अभी विवाह के नाम याद रखने हैं कि भील जनजाति के विवाह किस किस प्रकार के हैं, या भील जनजाति के विवाह के नाम बताइए। तो मोरबांगिया विवाह, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह और क्रय विवाह। इसके बाद बात करें इनकी शादी में मध्यस्थता कराने वाला। हमारे यहाँ जब किसी का रिश्ता होता है, किसी की शादी होती है, तो वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों को मिलाने के लिए एक व्यक्ति बीच में जिम्मेदारी निभाता है। वो दोनों को मिलवाता है। वो हमारा रिलेटिव हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है, हमारे पिताजी का मित्र हो सकता है। वो दोनों परिवारों को मिलाने का काम करता है। तो उस मिलाने वाले व्यक्ति को ये लोग बडालिया कहते हैं। वर पक्ष को और वधु पक्ष को आपस में संपर्क करवाने वाला जो व्यक्ति होगा उसे ये कहेंगे बडालिया। इसके बाद इनके समाज में विधवा विवाह का प्रचलन है। अभी हमने बात की थी कि पत्नी जरूर रखते हैं, तो वो वृद्ध व्यक्ति भी अगर कोई है तो वो पत्नी जरूर रखेगा। अब वो वृद्ध व्यक्ति को तो नई लड़की विवाह नहीं करेगी,
इसलिए वो विधवा से विवाह कर लेता है, यानी इनके समाज में विधवा विवाह का प्रचलन है। ये बहुपत्नी प्रथा में भी विश्वास रखते हैं, एक व्यक्ति 2, 3, 4 पत्नियां भी रखता है। ये लोग कन्या का मूल्य देकर विवाह करते हैं। कन्या का मूल्य, जिसे ये लोग कहते हैं दापा, याद रखें दापा। कन्या का मूल्य कैसे देते हैं? हम अपने स्तर की बात करें, हमारे समाज की बात करें तो हमारे यहाँ जब किसी लड़की का विवाह होता है तो लड़की के पिताजी दूल्हे को या दूल्हे के पिता को उपहार स्वरूप कुछ सामान भेंट करते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में दहेज कहते हैं और मारवाड़ी में अपन कहते हैं डायजा। तो वो लोग जो दहेज देते हैं यहाँ थोड़ा सा विपरीत है, यहाँ कन्या का मूल्य दिया जाता है। हमारे यहाँ जो शादी होती है वहां दहेज कौन देता है? लड़की वाले, लेकिन यहाँ लड़के वाले पैसे देते हैं और फिर कन्या का विवाह करके लेके जाते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं ऐसा दहेज जो पुरुष या जो वर है, जो दूल्हा है, उसके पिता के द्वारा दिया जाता है, उसे दापा कहा जाता है। और अगर हमारे समाज में लिंगानुपात की स्थिति अभी जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग रही तो लगभग हर समाज में ये परंपरा आ जाएगी। वर्तमान में कुछ समाजों में तो ऐसी परंपरा है, जब किसी लड़के की शादी नहीं होती तो पैसा चुकाकर किसी अन्य स्टेट से, किसी अन्य जिले से उसको विवाहित करके अपने घर पर लेकर आते हैं, उसके लिए दुल्हन लेकर आते हैं। ये परंपरा आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से समाज में सब जगह आ जाएगी, अगर लिंगानुपात इसी अनुपात में घटता रहा तो। फिर आगे बात करें, इनकी एक बहुत अच्छी परंपरा है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, गोल गादेड़ो क्या है? गोल गादेड़ो भील जनजाति की एक प्रथा है। क्या होता है इस प्रथा में? वीरता साहस दिखाकर युवती को शादी हेतु चुनना। वीरता साहस दिखाकर युवती को शादी हेतु चुनना। अगर हम समझने की दृष्टि से बात करें तो हमने त्रेता युग में भगवान राम की कहानी सुनी। सीता के पिता राजा जनक ने अपने दरबार में एक स्वयंवर का आयोजन रखा, जिसमें उन्होंने शिव का धनुष रख रखा था। जो व्यक्ति आएगा उस धनुष को तोड़ेगा, उसका विवाह सीता के साथ कर दिया जाएगा। राम आते हैं और वो उस धनुष को उठाकर तो उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तोड़ देते हैं और वो उसके बाद सीता का विवाह कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर महाभारत काल की बात करें तो द्रौपदी का जब विवाह पांडवों से हुआ, अर्जुन ने क्या किया? एक वो उसके लिए टारगेट था कि ऊपर एक मछली है, उसकी आंख पानी में देखनी है और ऊपर तीर चलाना है, उसकी आंख बींदनी है। जो आंख पर तीर लगाएगा उसके साथ द्रौपदी विवाह करेगी। यानी दोनों परिस्थितियों में हम बात करें तो भगवान राम ने, इधर अर्जुन ने अपनी शूरता, वीरता, साहस दिखाया था। ठीक इसी प्रकार भील जनजाति में जब कोई युवक अपनी वीरता दिखाकर युवती को शादी के लिए चुन लेता है, उस प्रथा को कहते हैं गोल गाधेड़ो। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। वीरता साहस दिखाकर जब कोई युवक युवती को शादी हेतु चुनता है, उस प्रथा को गोल गाधेड़ो कहा जाता है। इसके बाद एक बहुत अच्छी परंपरा है इनके समाज में कि यह लोग बाल विवाह नहीं करते हैं। कितनी अच्छी बात है, एजुकेशन इतनी डेवलप नहीं है लेकिन फिर भी यह लोग बाल विवाह नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद बात करें तो ये चूंकि जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, इसलिए यह लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। और हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि यह लोग आखेट के साथ साथ वर्तमान समय में कृषि कार्यों से भी जुड़ गए, तो इसलिए कृषि यंत्रों की और कृषि के जो उपकरण हैं, यानी कृषि से जुड़े हुए काम में आने वाले जितने भी यंत्र और उपकरण हैं, उनकी भी पूजा यह लोग करते हैं। यह लोग अंधविश्वासी होते हैं, बहुत शीघ्रता से किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं और झूठी बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। इनके प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? हमारे जो त्योहार होते हैं वही इनके प्रमुख त्योहार हैं, होली और दीपावली। होली के ऊपर इनकी भील जनजाति की जो महिलाएं होती है वो कई दिनों तक गीत गाती है। इनके प्रमुख नृत्य घूमर और गेर हैं। हमारे यहाँ भी होली के अवसर पर खेला जाता है गेर, और घूमर हम सभी जानते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य। तो घूमर और गेर जो है ये इनके प्रमुख नृत्य है। इनका प्रमुख मेला, ये याद रखना है, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। सोम, जाखम और माही, ये राजस्थान की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं। सोम, जाखम और माही, इन तीनों नदियों के संगम पर, यानी जहां ये तीनों नदियां आपस में मिलती है, उस स्थान पर
जहां बेणेश्वर धाम पड़ता है, बेणेश्वर नाम स्थान है डूंगरपुर जिले में, वहां पर इनका एक मेला लगता है। उस मेले में ये भगवान शिव की आराधना करते हैं। वो मेला जो है जनवरी या फरवरी महीने में भरा जाता है और इस मेले को परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यह भील जनजाति का मुख्य मेला है, आदिवासियों का कुंभ। तो यूं पूछा जा सकता है भील जनजाति का प्रमुख मेला कौन सा है? बेणेश्वर धाम मेला, जो डूंगरपुर जिले में भरता है, जनवरी फरवरी महीने में भरता है और सोम, जाखम और माही नदी के संगम पर स्थित है। इसके बाद बात करें इनका रणघोष, यानी युद्ध के समय यह लोग जो जय घोष लगाते हैं, जो आवाज लगाकर आगे बढ़ते हैं, वो है फाइरे फाइरे। यानी हमारे यहाँ जो जय घोष लगाया जाता है, वैसे ये लोग जो जय घोष लगाते हैं उस जय घोष को कहते हैं फाइरे फाइरे। इसके बाद बात करें इनके गांव पाल, कल हमने पढ़ा था छोटा गांव और बड़ा गांव। जो इनका बड़ा गांव होता है जिसे हमने कहा था पाल, उस पाल का जो मुखिया होता है उस मुखिया को हम कहते हैं गमेती। यानी भील जनजाति के पाल गांव का मुखिया गमेती कहलाता है और यह गमेती उनका राजा के समान ही है, उस गांव के राजा के समान इसके साथ सभी लोग व्यवहार करते हैं। इससे आगे हम बात करें तो इनका जो मार्गदर्शक होता है, यानी किसी भी कार्य के लिए इनको जो सलाह देने वाला होता है, उस सलाह देने वाले व्यक्ति को ये कहते हैं बोलावा। बोलावा यानी जहां जो भी कार्य ये करना चाहें उस कार्य में जो इनको सलाह देगा उसे ये बोलावा कहेंगे। चूंकि अंधविश्वास में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, भूत प्रेतों को मानते हैं, तो इनको जो झाड़ फूंक देता है, यानी इनका भूत प्रेतों से जो इलाज करता है, जो झाड़ा लगाता है, उस व्यक्ति को ये लोग कहते हैं भोपा। इसके बाद धार्मिक संस्कार करवाने वाला, इनके समाज में जो भी धार्मिक संस्कार है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रीति रिवाज है, वो किसी भी प्रकार का त्योहार है, वहां जितने भी धार्मिक संस्कार आयोजित होंगे उनको करवाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे ये लोग भगत कहते हैं। इसे बड़ा सम्मानित पद मानते हैं, सम्मान देते हैं। और सभी देवी देवताओं के साथ इनके समाज के अपने जो लोक देवी देवता है उनको भी ये पूजते हैं। यानी देवी देवताओं को तो पूजते ही हैं, साथ के साथ इनके समाज में जो इनके लोक देवी देवता हैं, यानी भील जनजाति में जन्मे ऐसे युवक और युवतियां, पुरुष और महिलाएं जिन्होंने कुछ बिरले काम किए होंगे, जिनके कारण भील जनजाति में उनका नाम सम्मानीय श्रेणी से लिया जाता है, उनको लोक देवी देवताओं के रूप में ये लोग पूजते हैं। इसके बाद बात करें आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में, तो यह लोग प्रकृति के बीच में पहाड़ों की ओट में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको संगठित करने के लिए, इनको आधुनिक जीवन से जोड़ने के लिए प्रयास तो अनेक सारे किए जा रहे हैं। 1883 में गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना करके भील जनजाति के उत्थान के लिए प्रयास भी किया था। 1883 में गोविंद गिरी, इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, जीके की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने 1883 में। तो इन्होंने उस संप सभा के माध्यम से भीलों को पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर आधुनिक बनने के लिए, आधुनिक संस्कृति से जुड़ने के लिए, और जितने भी इनके अंधविश्वास हैं, कुरीतियां हैं, उनको त्याग कर आधुनिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने हेतु संप सभा की स्थापना की। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यह लोग शहरों के संपर्क में आने से इनके जनजीवन में सुधार हुआ। यह लोग चतुर और चालाक भी हुए और बाजारों की तरफ आकर्षित होने लगे। बाजारों की तरफ आकर्षित होने से हमारा यहाँ तात्पर्य है, यह लोग भी व्यापार या व्यापार से जुड़ी क्रियाओं में सक्रिय होने लगे हैं। अब जो इनका आदिम जीवन है उसे त्याग कर अन्य जो लोग हैं जैसा जीवन जी रहे हैं, आधुनिक संस्कृति से जुड़कर जी रहे हैं, वैसा जीवन जीने के लिए ये लोग आकर्षित हो रहे हैं। युवा जो है इनकी समाज में, भील जनजाति के जो, वो शहरों में आकर परिश्रम से जुड़े हुए सारे कार्य कर रहे हैं और पैसा अर्जित करने का प्रयास करते हैं।
सरकारी सुविधाओं से सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके माध्यम से जनजातियों का विकास किया जा सके, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई हो, चाहे वो चिकित्सा से जुड़ी हुई हो, चाहे वो परिवहन से हो, चाहे वो संचार से जुड़ी हुई हो। इन सुविधाओं के माध्यम से भी इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आया है और इनका जीवन आधुनिक बनने की ओर धीरे धीरे अग्रसर है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। हमने भील जनजाति के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा है। अब इस पाठ की अंतिम जनजाति गोंड जनजाति के बारे में हमारे चैप्टर बाकी रहा है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। अभी ये भील जनजाति का चैप्टर हमारा यहाँ पूरा होता है। आप सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोट करेंगे और इनको पढ़कर याद करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।